हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। कल के वीडियो में मैंने सभी प्रश्न पेडागोजी के लिए थे और आज की वीडियो में सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड में लेने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा क्लास 4th और 5th के मैंने नोट्स बनाए थे और वो नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम से पहले एक बार नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी रेलगाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? पहला विकल्प है गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है कृष्णा और चौथा है नर्मदा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि गुरप्रीत जो है पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, तो उसकी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, ये पूछा गया है। तो गुरप्रीत की रेलगाड़ी गोदावरी नदी को भी पार करेगी, कृष्णा को भी पार करेगी, नर्मदा को भी पार करेगी, लेकिन गंगा नदी को पार नहीं करेगी। तो यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है मेघालय और चौथा है दार्जिलिंग। तो ठंडा रेगिस्तान पूछा गया है, तो ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे। पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा विकल्प है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है भारत के प्रधानमंत्री। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी मृत्यु के समय भारत के राष्ट्रपति थे। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला विकल्प है आलू चिप्स, दूसरा है दूध पनीर, तीसरा विकल्प है सेब जैम और चौथा है कच्चा आम अचार। तो खाद्य संरक्षण का जोड़ा पूछा गया है, जो सही नहीं है वह बताना है। तो आलू की चिप्स बनाकर इन्हें संरक्षित किया जा सकता है, सेब का जैम जेली बनाकर भी इन्हें संरक्षित किया जा सकता है, कच्चे आम का अचार बनाकर इन्हें संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन दूध का पनीर बनाकर इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कुछ दिनों में ही खराब हो जाएगा। तो यही गलत है जोड़ा, यही सही नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाद्य परिरक्षण क्या है ये भी जान लीजिए। तो खाद्य परिरक्षण भोजन को खराब होने, खाद्य विषाक्तता और भोजन में सूक्ष्म जैविक संदूषण को रोकने की तकनीक है। और जो खाद्य सामग्री होती है उन्हें हम संरक्षित करते हैं। जब वे उपलब्ध नहीं होती तो संरक्षित किए हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आम का अचार बना लिया जाता है, आलू के चिप्स बना लिए जाते हैं और आम पापड़ बना लिया जाता है। तो ये सब संरक्षित किए जाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कई बार मैंने आपको बताया है कि वह पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता है वह कौन होता है। चलिए विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है कलचिड़ी, दूसरा है बसंत गौरी, तीसरा है कोयल और चौथा है शक्कर खोरा।
तो कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। ये बात आपको याद रखनी है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो कलचिड़ी होती है, इसे इंडियन रॉबिन कहते हैं, तो यह पत्थरों के बीच में खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है और यह अपना घोंसला नाजुक टहनियों, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि से बनाती है, तो ये भी याद रखना है। बसंत गौरी अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो जो बसंत गौरी होती है ये पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे रखती है। और जो शक्करखोरा होता है, शक्करखोरा को शक्करखोरा जो है यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े, मकड़े के जाले, ये सभी होते हैं इसके घोंसले में। तो ये आपको याद रखना है। शक्करखोरा के बारे में आपको बता दिया, बसंत गौरी, कलचिड़ी और जो चिड़ियों के घोंसले हैं इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और जो नोट्स दिया है उसमें तो सभी कुछ लिखा ही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है साबूदाना और चौथा है सौंफ। जो बीज नहीं है वह बताना है, तो इसमें जो सी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, साबूदाना। जो साबूदाना होता है ये उष्णकटिबंधीय तार के तनों के स्पंजी केंद्र या पित्त से निकाला गया एक स्टार्च है और इसका जो उपयोग है भोजन के रूप में किया जाता है, खासकर उपवास के दौरान। जब हम व्रत होते हैं तो उसमें साबूदाना का प्रयोग खाने के लिए करते हैं उपवास में, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? पहला विकल्प है नारियल, दूसरा है सेब, तीसरा है लीची और चौथा है चीड़। तो आपको मैंने बताया है कि जो केरल है वहां पर नारियल के वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और शिमला में कैसे वृक्ष है? तो शिमला जो है ठंडा इलाका है, तो यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं इनकी शाखाएं ऐसी तिरछी होती हैं। ठंडे इलाके में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष। और देवदार इसमें प्रमुख होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एग्जाम से पहले आप एक बार नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको फ्री में मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाया है, आप टेलीग्राम पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न उस नोट्स से फंसे हैं। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज पाए जाते हैं। पहला विकल्प है, पहले ये सब्जियां दी गई हैं, विकल्प बाद में लिखे हैं। विकल्प लिखे हुए हैं ये और सब्जियां हैं आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। अब जिनमें बीज पाए जाते हैं उन्हें बताना है। तो आलू तो तना है, इसमें तो बीज नहीं होते। टमाटर में बीज पाए जाते हैं, नाशपाती में बीज पाए जाते हैं, चीकू में भी बीज पाए जाते हैं, भिंडी में भी बीज पाए जाते हैं, करेले में भी बीज पाए जाते हैं, प्याज में बीज नहीं होते और खीरा में भी बीज पाए जाते हैं। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा यानी कि सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है यह एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर जैसा ही एक तत्व है। दूसरा है इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं और ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत यानी टिकाऊ होती हैं। अब इसमें से बताना है कौन से विकल्प सही है। तो इसमें लिखा है, पहले भी लिखा है यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, तो ये गलत है क्योंकि ये मिश्र धातु है।
यह दो धातुओं को पिघलाकर बनाई जाती है। तो पहला गलत हो गया। अब बी में लिखा है इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, ये सही है। आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही है। और डी में लिखा है कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती हैं, ये भी गलत है। तो इसमें बी और सी सिर्फ सही हैं। जो डी लिखा हुआ है इसमें लिखा है कि कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की होती हैं, तो वो हल्की नहीं होती बल्कि एल्युमिनियम से भारी होती हैं। तो इसमें ए गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। बी और सी सही हैं, यानी कि बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। पहला विकल्प है मलेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है निमोनिया और चौथा है चेचक। तो रुके हुए या इकट्ठे पानी से हो सकती है मलेरिया, क्योंकि जो पानी इकट्ठा हो जाता है उस पर मच्छर पनपते हैं और मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। पहला विकल्प है असम बिहू, दूसरा है उड़ीसा भरतनाट्यम, तीसरा है तमिलनाडु लावड़ी और चौथा है कर्नाटक कथक। तो जो सही जोड़ा है वह बताना है। तो असम बिहू ये सही है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये सभी गलत हैं, क्योंकि जो भरतनाट्यम है उसका संबंध तमिलनाडु से है और जो लावड़ी है इसका संबंध है महाराष्ट्र से, और जो कथक है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो इसीलिए ये गलत लिखे हुए हैं, पहला ये सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। पहला है बर्फ की हवा, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। और चौथा है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो जो एस्किमो होते हैं ये अपना घर बर्फ से बनाते हैं और इस बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। ये बर्फ से क्यों घर बनाते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए ये लोग बर्फ से घर बनाते हैं। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब एस्किमो कौन है। तो एस्किमो अमेरिका, रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है। पहला विकल्प लिखा है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। दूसरा है इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। तीसरा है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं और चौथा है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो बरगद की जो जड़ें होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। एक जड़ें तो जमीन के भीतर होती हैं, एक प्रकार की जड़ें। दूसरी जो जड़ें होती हैं ये शाखाओं से लटकती हुई होती हैं और एक जड़ें जो होती हैं इन्हें खंभे की तरीके से सहायता भी प्रदान करती हैं। तो ये इतने तरीके की जड़ें बरगद के पेड़ में पाई जाती हैं। अब इसमें लिखा है कि बरगद के पेड़ की जड़ों की जो विशेषता नहीं है वह बतानी है। तो जड़ें शाखाएं से लटकती हैं, जमीन के भीतर भी होती हैं और खंभे की तरह पेड़ को सहायता भी प्रदान करती हैं, लेकिन जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। और यही बरगद के पेड़ के जड़ों की विशेषता नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो बरगद की पेड़ की जड़ें होती हैं ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। और बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो ये तो आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गया है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ये कथन लिखे हुए हैं, फिर सत्य कथन बताने हैं। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये सही है।
अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि हाथी 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये भी सही है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं, ये भी सही है। हाथियों के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। हाथियों के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे हो सकते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। इतना ही आपको याद रखना है और यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाई जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और डी में लिखा है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो जो सत्य कथन है वह बताना है। तो पहला सही है, इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के पिसे हुए घोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां सभी बनाए जाते हैं, ये भी सही है। और यह बहुत पुरानी चित्रकला है। इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा, लेकिन जो मधुबनी स्थान है वह बिहार राज्य में है, राजस्थान में नहीं है। तो डी इसमें गलत हो गया, ए बी सी सही है, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अबू धाबी के विषय में सत्य कथन चुनिए। लिखा है यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और अबू धाबी की मुद्रा दिनार है। तो सत्य कथन बताने हैं अबू धाबी के बारे में। तो यह रेगिस्तानी इलाके में है, सही है। यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं और अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यह एशिया के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। और अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि अबू धाबी की जो मुद्रा है वह दिरहम है, दीनार नहीं है। याद रखिए अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। तो इसमें डी गलत हो जाता है, ए बी सी सही है, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न में सही है। इसमें ये डी कथन गलत है और विकल्प डी सही है। अबू धाबी के बारे में आपको क्या याद रखना है? यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यह एशिया के पश्चिमी भाग में है। यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पानी बहुत कम है। यहाँ पर मौसम बहुत गर्म होता है। यहाँ के लोग सूती ढीले कपड़े पहनते हैं। खुद को तेज धूप से बचाने के लिए पूरी तरह से ढक के रहते हैं। अबू धाबी में पेट्रोल प्रचुर मात्रा में मौजूद है और इसके निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भी है। और यहाँ पर जो पानी है वह पेट्रोल से महंगा है। और यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। यहाँ की मुद्रा दिरहम है और यहाँ खजूर का वृक्ष ही उग सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो दुबई है वह संयुक्त अरब अमीरात का एक महत्वपूर्ण शहर है और राजधानी अबू धाबी है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। पहला विकल्प है बैंगनी और नीला, दूसरा है हरा और पीला, तीसरा है काला और सफेद और चौथा है लाल और संतरी। तो कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को काली और सफेद ही देखते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मृत सागर क्या है? पहला विकल्प है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। तीसरा है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर जो है
ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें जो लवण है उसकी मात्रा बहुत अधिक है। इसके 1 लीटर जल में लगभग 340 ग्राम लवण पाया जाता है। यानी जो लवणता है वह 340 ग्राम प्रति लीटर जल है। तो इसमें नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसमें यदि आप तैरेंगे तो आप डूबेंगे नहीं। क्यों नहीं डूबेंगे? क्योंकि इसका घनत्व बहुत ज्यादा है। नमक की उपस्थिति के कारण इसका घनत्व जो है बहुत ज्यादा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला विकल्प है म्यांमार का, दूसरा है भारत का, तीसरा है तिब्बत का और चौथा है नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल का भाग है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो डी विकल्प इसमें सही है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया। पहला विकल्प है रोनाल्ड रोस, दूसरा विकल्प है चार्ल्स डार्विन, तीसरा विकल्प है ग्रेगोर मेंडल और चौथा है जॉर्ज मिरिस्टल। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही बताया कि मच्छर से मलेरिया फैलता है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया। ग्रेगोर मेंडल ने इन्होंने मटर के पौधों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। और जॉर्ज मिरिस्टल इन्होंने वेल्क्रो का आविष्कार किया। तो इनके बारे में भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कब कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला है मलेरिया, दूसरा है मियादी बुखार, तीसरा है अतिसार और चौथा है हैजा। तो रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता हूँ, मुझे बुखार है, मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ और डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है रक्त की जांच के बाद। तो रजत जो है मलेरिया से पीड़ित है। ये जो लक्षण है ये लक्षण मलेरिया के हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, जो मियादी बुखार है यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है और यह जीवाणु रोग है। और अतिसार यह वायरस और बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। और हैजा हैजा जो है यह जीवाणु से फैलने वाला रोग है, दूषित पानी और भोजन से हो जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलबरूनी कौन था? पहला विकल्प लिखा है, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। दूसरा है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। तीसरा है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। और चौथा है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अलबरूनी जो था वह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था और उसने एक पुस्तक भी लिखी है जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, तो अभी ये प्रश्न आया था, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। पहला विकल्प है परागकोश, पहला विकल्प है वर्तिकाग्र, दूसरा है परागकोश, तीसरा है पराग और चौथा है मूलांकुर। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं वह पराग कहलाती हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आप रेलगाड़ी
द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? पहला है पूरी साग तथा ठंडा दूध, दूसरा है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, तीसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी और चौथा है इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। तो अहमदाबाद स्टेशन पर जो चीजें मिलती हैं खाने पीने की तो वह हैं ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? पहला विकल्प है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, दूसरा है वे उड़ सकते हैं, तीसरा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती और चौथा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पहला विकल्प है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, दूसरा है चावल चीनी आंवला, तीसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा और चौथा है गुड़ नींबू मटर। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर हो। पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन और चौथा है प्रोटीन। तो जो भारोत्तोलक होते हैं ये ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए प्रोटीन से भरपूर आहार लेने की इन्हें आवश्यकता होती है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, दूसरा है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से और चौथा है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तरुण भारत संघ राजस्थान में स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है। इस संघ की स्थापना 1975 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और तरुण भारत संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, दूसरा है सोने चांदी को घोलकर बनाई गई पेंट, तीसरा है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल और चौथा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है और इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और पिसे हुए चावल के रंगीन घोल इस्तेमाल किए जाते हैं। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, दूसरा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, तीसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो रक्त की जांच में किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? पहला विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा विकल्प है अमृता देवी बिश्नोई, तीसरा विकल्प है मेधा पाटिकर और चौथा विकल्प है A.K. बनर्जी। तो चिपको आंदोलन को बल मिला सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई ये राजस्थान के खेजड़ली गांव की रहने वाली थी और वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। मेधा पाटकर इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला विकल्प है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं और चौथा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है।
तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विटामिन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, पहला विकल्प है घास में पाई जाने वाली कीट खाता है, दूसरा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, तीसरा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, और चौथा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो भैंस की पीठ पर जो बगुला बैठता है वह भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उन्हें खाता है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने 34 प्रश्न लिए हैं, 34, और सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।